हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। माय नेम इज रजनीश चौधरी और आप मेरे साथ देख रहे हो ज्ञानवर्दी। पहला टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। अब हम आ चुके हैं सेकंड टॉपिक पे, दैट इज क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया। क्लाइमेट हम इसी वाले में ख़त्म कर देंगे और कोशिश करेंगे क्रॉप हम नेक्स्ट वाले में ख़त्म कर दें। ठीक है, पेस थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। तो इससे पहले मैं क्लाइमेट शुरू करूँ, मैं आपको कुछ टर्म्स हैं जो बता देना चाहता हूँ, जो कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो बता देना चाहता हूँ। सबसे पहला है कि एयर मूव कैसे करती है। एयर हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। ये चीज़ हमने साइंस में 6th क्लास में पढ़ी हुई है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसका और क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा डायरेक्ट संबंध है। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। एग्जांपल, जैसे आप बैलून के अंदर हवा भरते हो और देखो बैलून से हवा जब आप छोड़ोगे तो बैलून से हवा बाहर की तरफ दौड़ती है। क्यों? क्योंकि बैलून के अंदर जो है वो जो उसका सरफेस है उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो यानी अंदर जो है हाई प्रेशर है और बाहर लो प्रेशर है, इसलिए अंदर बाहर जो हवा है बाहर की तरफ आती है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हमेशा याद रखना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी। ये हो गया पहला कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट इज जो वार्म एयर होती है, गर्म हवा होती है, जो भी हॉट एयर होती है वो हमेशा राइज करती है, ऊपर चली जाती है, अबव। ठीक है, तो सरफेस के पास आपको हमेशा कोल्ड एयर ही मिलेगी। ठीक है, जैसे ही ये लैंड गर्म होगी, ये गर्म होगी तो हवा यहाँ गर्म होगी, हवा गर्म होगी तो ये क्या हो जाएगा, एयर राइज कर जाएगी, हवा ऊपर चली जाएगी। और जैसे हवा ऊपर चली जाएगी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे हमेशा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है क्योंकि हवा निकल गई ना, वहाँ प्रेशर खत्म हो गया उस एरिया पे। तो साथ में जो एरिया है वहाँ पे हाई प्रेशर होगा तो वो हाई प्रेशर वाला हवा ना इस साइड आ जाती है, उसको फिल अप करने के लिए, उस वैक्यूम को फिल करने के लिए वो हवा उसके उस स्पेस को ऑक्यूपाइड कर लेती है। ठीक है, तो जब हम इसके रास्ते में आ जाते हैं तो हमें विंड महसूस होती है। तो ये कुछ बेसिक्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स। ठीक है, देखो ये मैंने आपके सामने अर्थ ड्रा की है, ये मैंने अर्थ की है इक्वेटर। ये इक्वेटर होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, ये अंटार्कटिक सर्कल है और दिस इज आर्कटिक सर्कल। इसकी क्या डिग्री होती है वो आप लोग मुझे बताओगे। तो इस वाले रीजन को कहते हैं इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक इक्वेटर से लेके एक ट्रॉपिक से लेके दूसरे ट्रॉपिक तक के एरिया को बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। यस, ये चीज़ अगर मैं नाम लूँगा ट्रॉपिकल तो आपको इमीडिएटली माइंड में आना चाहिए, आई एम रेफरिंग टू दिस एरिया। ठीक है, फिर आता है फिर आता है टेम्परेट जोन। देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल के बीच में आपको ये वाला एरिया जो मिलेगा इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। याद रखना, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल, ये वर्ड्स याद रखना। ठीक है, ये अभी क्लियर हो जाए स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको। ठीक है, ये ट्रॉपिकल एरियाज। ठीक है, ये यहाँ से ये 0 डिग्री लैटीट्यूड है, यानी सबसे लो लैटीट्यूड्स हैं। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे, हाई लैटीट्यूड की तरफ जाओगे, यानी यहाँ से ऊपर वाले लैटीट्यूड्स पे जाओगे तो आपको टेम्परेचर कम मिलता है देखने को। ये चीज़ याद रखना। ठीक है सॉरी, ये देखो जैसे ही आप ट्रॉपिकल से ऊपर चले जाओगे, यहाँ जो ट्रॉपिकल रीजन है बहुत ज़्यादा वार्म है क्योंकि अर्थ जो है सन है जो इन्हीं दो ट्रॉपिक्स के बीच में मूव करता है, इसीलिए इन ट्रॉपिक्स को इसीलिए ये ट्रॉपिक्स बनाए हुए हैं हमने। ठीक है, यहाँ से ऊपर टेम्परेट, यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, एंड देन ये वाला ऊपर वाला रीजन पोलर रीजन। ठीक है, अब मैं बात करूँगा सब ट्रॉपिकल की, तो सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिक्स के थोड़ा सा ऊपर यहाँ तक, यानी ये वाला रीजन आप 10 डिग्री वाला चैनल ले लोगे, 10 डिग्री चैनल बोल रहा हूँ, सॉरी, 10 डिग्री ऊपर या 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ ट्रॉपिक उसको कहते हैं सब ट्रॉपिकल। सब टेम्परेट अगर पता चलेगा, सब पोलर पता चलेगा तो आपको उसकी थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेना है। आई होप आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ आ गई होंगी। इसके बाद हम चलेंगे क्लाइमेट के ऊपर। अब जो है डायरेक्टली आपको पता चल चुका है, क्लाइमेट समझाऊंगा मैं कैसे होता है। नाउ कम्स व्हाट इज क्लाइमेट एंड व्हाट इज वेदर। दोनों में डिफरेंस होना है ना कुछ, क्लाइमेट और वेदर में। देखो, क्लाइमेट क्या चीज़ होती है, एवरेज वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। यानी अगर आप एक एरिया का क्लाइमेट जाना चाहते हो तो आप उसके जो एवरेज वेदर कंडीशन देखनी पड़ेंगी, कम से कम अराउंड कितने एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, अराउंड 30 ईयर्स, 30 to 35 ईयर, लेकिन 30 ईयर्स का हम लेते हैं। 30 साल में वहाँ पे एवरेज वेदर कंडीशंस कैसी रही हैं, क्या वेरिएशन हुई हैं, उसको हम कहते हैं क्लाइमेट। वेदर, देखो वेदर बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में अभी क्या स्टेट है, बारिश का मौसम बन रहा है, धूप है। ठीक है, तो ये सारा आ जाएगा आपके एटमॉस्फेयर में कि एटमॉस्फेयर की अभी क्या स्टेट है वो बताता है वेदर। जैसे आप देखो, वेदर फॉरकास्ट हमेशा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हर शाम को निकालता है, अभी शाम का मौसम ऐसा होगा, दिन का वेदर ऐसा होगा।
तो ये मतलब एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप किसी भी टाइम पे पता करा सकते हो कि अभी वेदर क्या है, आपको उसी टाइम, आप एक एवरेज नहीं निकाल सकते इसका, ठीक है। लेकिन क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट पूरे के पूरे 30 साल के एवरेज वेदर कंडीशन को कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड है द पैरामीटर्स टू स्टडी क्लाइमेट्स आर। अब आपने क्लाइमेट पढ़ना है, ठीक है, आपने एक एरिया का क्लाइमेट पता करना है, तो उसके पैरामीटर्स क्या हैं, क्या चीज़ें आप देखोगे और आपको पता चलेगा क्लाइमेट्स कैसा है। उसका टेम्परेचर देखोगे, उसका वहाँ का प्रेशर देखोगे, वहाँ की डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ विंड देखोगे कि हवा की डायरेक्शन क्या है, हवा की स्पीड से जा रही है, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो किसी भी एरिया के क्लाइमेट को पढ़ना है तो क्या पैरामीटर्स पता होने चाहिए, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, ठीक है, हाई लैटिट्यूड्स पे कि लोअर लैटिट्यूड्स पे, प्रेशर सिस्टम कैसा है और डायरेक्शन ऑफ विंड कैसी है, डायरेक्शन और वेलोसिटी, मतलब विंड किस डायरेक्शन में है और वहाँ की वेलोसिटी क्या है, उस विंड्स की वेलोसिटी क्या है। तो ये चीज़ें किससे इन्फ्लुएंस होती हैं, ठीक है। टेम्परेचर कैसे पता चलेगा, कौन सा ज़्यादा है, कहाँ प्रेशर कम है, कहाँ डायरेक्शन विंड ज़्यादा होगी, ये सब कैसे पता चलेगा, ये इन्फ्लुएंस्ड बाय पहला लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कैसा है, जैसे मैंने आपको इक्वेटर बना के समझाया था, ये था अर्थ बना के दिखाई थी, ये इक्वेटर था। इक्वेटर पे आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है। एज यू गो हायर इन द लैटिट्यूड द टेम्परेचर विल ग्रेजुअली स्टार्ट डिक्रीजिंग। जैसे जैसे ऊपर चले जाते हो टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है, यानी ऊपर वाले इलाके ठंडे होते हैं और यहाँ जैसे जैसे इक्वेटर से दूर चले जाओगे तो वहाँ पे आपको इक्वेटर ठंडे मिलते हैं। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इफेक्ट करता है इन पैरामीटर्स को, यस, पहला तो कर लिया। प्रेशर सिस्टम बिल्कुल करता है, ठीक है। जो जहाँ पे वार्म एयर्स होगी वहाँ पे लो प्रेशर होगा, जहाँ पे ठंडी हवाएं होगी वहाँ पे प्रेशर हाई होगा, और इन दोनों पे डिपेंड करता है विंड की डायरेक्शन। जैसा टेम्परेचर होगा, जैसा प्रेशर होगा, वैसी ही डायरेक्शन और वेलोसिटी होगी विंड की, राइट। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो मोस्टली 6 मेजर जो होते हैं, 6 मेजर फैक्टर्स होते हैं जो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, क्लाइमेट के पैरामीटर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट एट एनी प्लेस। पहला लैटिट्यूड, कैसे, अभी बता दिया आपको, ये अर्थ है, ये इसकी इक्वेटर है, ठीक है, ये इसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। जैसे जैसे आप ऊपर चले जाओगे जो टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर क्यों गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अर्थ का जो सरफेस है कैसी शेप है, कर्वेचर है इसका। तो सनलाइट देखो यहाँ पड़ेगी तो इस एंगल में पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे जाएगी स्लैंट हाइट में हो जाएगी। जब स्लैंट हाइट में होगी तो अपनी एनर्जी लूज कर देगी, तो यानी इतनी वार्म वो नहीं रहेगी, इसलिए इन्हें ये वाले एरियाज होते हैं ठंडे होते हैं, ठीक है। ये पहला लैटिट्यूड। देन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का क्या होता है कि जैसे ही आप हाई एल्टीट्यूड्स पे जाओगे, यानी जैसे एल्टीट्यूड होता है कि मतलब समंदर तल से आपकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है। यहाँ पे समंदर तल, जैसे ये वाला समंदर तल है यहाँ तक, और जैसे जैसे आप ऊपर चले जाओगे, जैसे ये वाला एरिया हो गया, ये कुछ एरिया हो गया, यहाँ पे पहाड़ियाँ होंगी, तो इसका एल्टीट्यूड कम होगा, इसका ज़्यादा होगा, इसका बहुत ज़्यादा होगा। तो आप जितने हाई एल्टीट्यूड्स पे जाओगे, यानी सरफेस से, अर्थ की सरफेस से जितना ऊपर जाओगे उतना आपको टेम्परेचर कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो इसका इफेक्ट, इसका एक रीज़न है। कम क्यों होता है पहले ये भी समझ लो, अगर आपको अच्छे से समझना है तो। देखो जो अर्थ का सरफेस होता है ना, सबसे ज़्यादा ग्रेविटी यहाँ पे होती है, तो ये सारे के सारे एटमॉस्फेयर को अपनी तरफ पकड़ के रखता है, यानी 95% जो आपका एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल आपके विदिन 5 किलोमीटर ऊपर जो एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है, यानी बहुत ज़्यादा डेंस आपको नीचे मिलेगा एटमॉस्फेयर। और जितना एटमॉस्फेयर डेंस होता है उतनी ही जो सोलर रेडिएशन उसको कैप्चर कर पाता है, इसीलिए वो हमारा गर्म हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर चले जाओगे तो हमारा एटमॉस्फेयर डेंस कम हो जाता है, यानी इतना ज़्यादा डेंस नहीं रहेगा, तो उसके सोलर रेडिएशन को पकड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है, इसलिए टेम्परेचर भी ठंडा हो जाता है। इसीलिए आपको आपने देखा होगा पहाड़ियों की चोटियों पर जो है बर्फ़ पड़ती है ऊपर हाइट में, नीचे बर्फ नहीं मिलेगी आपको ज़्यादा, ऊपर। क्यों, क्योंकि ऊपर एज यू गो हायर इन द एल्टीट्यूड्स द टेम्परेचर डिक्रीजेज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वहाँ पे डेंस कम होता है। तो ये तो आपने पढ़ लिया लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। लैटिट्यूड जैसे आप हाई लैटिट्यूड में जाओगे तो भी टेम्परेचर कम होगा, और एल्टीट्यूड में ऊपर की तरफ जाओगे तो भी आपको टेम्परेचर कम होगा। तो प्रेशर, अब थर्ड आता है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। और प्रेशर और विंड सिस्टम मैं आपको बताऊँ डायरेक्टली डिपेंड करता है इन दोनों पे, ठीक है। एक एरिया में देखो, अगर आप लो लैटिट्यूड्स में हो, यानी ट्रॉपिकल रीजन में, आप ट्रॉपिकल रीजन में हो, यहाँ पे हो, ठीक है, और यहाँ पे एयर कैसे, यहाँ पे जो टेम्परेचर कैसा होगा, टेम्परेचर हाई होगा तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। लो प्रेशर मैंने बताया था, लो प्रेशर क्यों क्रिएट होगा, क्योंकि हवा गर्म हो जाएगा, गर्म हवा राइज हो जाती है, स्टार्टिंग में बताया था राइज हो जाती है, तो ये हो जाएगा वैक्यूम हो जाएगा, तो ये कोल्डर एरिया से हवा इस तरफ आएगी इस एरिया को फिल करने के लिए, यहाँ पे इसको फिल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हवाएं तेज चलेंगी,
ठीक है, क्योंकि ये हवा तेज़ी से यहाँ पे आ रही है, क्योंकि जितना लो प्रेशर होगा हवा उतनी तेज़ होगी, क्योंकि वैक्यूम उतना ज़्यादा क्रिएट होगा, और ये जो हवाएं हैं, ये जो हायर प्रेशर वाली हवाएं हैं, ये इसको बहुत जल्दी से रशन करेंगी इस एरिया को फिलअप करने के लिए। प्रेशर कैसा होगा, प्रेशर भी आपको पता है, जब लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर कैसा हो गया, लो हो गया, ऑब्वियस ही बात है। तो ये दोनों किस पे डिपेंड किए, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पे, प्रेशर और विंड सिस्टम सबसे पहला। देन डिस्टेंस फ्रॉम सी, इसको कॉन्टिनेंटलिटी कहते हैं। डिस्टेंस ऑफ सी, देखो कुछ एरियाज होते हैं जो समंदर के बिल्कुल पास होते हैं, आप बेशक ट्रॉपिक एरिया में फॉल कर रहे हो, जैसे इंडिया का सदर्न पार्ट ट्रॉपिक रीजन में आता है, ठीक है। तो मैंने बताया था ना लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना था इसका, आपको पता होना चाहिए 8.7 था ना, कुछ 8.37, ठीक है। यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक देखोगे ना, अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी 8 स्टेट से होकर गुजरती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला नीचे वाला ट्रॉपिकल रीजन में है, तो यानी गर्म है, लेकिन हमारे फिर भी समंदर तल वाले जो रीजन्स हैं ये रिलेटिवली कूलर होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे समंदर की जो सी की जो ठंडी हवाएं हैं इसके टेम्परेचर को कम कर देती हैं, यस, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एयर कूल ब्रीजेज जो होती हैं स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द लैंड सरफेस, तो लैंड की तरफ जाती है तो वहाँ के एरिया को ठंडा कर देती हैं। इसीलिए जो एरियाज, अब ये चीज़ भी डिपेंड करती है आप समंदर के पास हो या नहीं हो, अगर आप अंदर कर रहे हो तो आप ज़्यादा वार्म टेम्परेचर जो है एक्सपीरियंस करोगे एज कम्पेयर टू दोज हु आर लिविंग नियर द कोस्टल एरियाज। देन ओशन करंट, देखो ओशन करंट्स क्या होती हैं, आपको पता होगा, ओशंस, जब ये ओशन सरफेस है, जैसे सपोज करो ये ओशन है, ठीक है, इसके ऊपर से हवाएं चल रही हैं, ठीक है, बहुत तेज़ी से इसके ऊपर हवाएं चल रही हैं, ये एयर है, ठीक है, तो एयर जो है इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा और इस पानी की ऊपर वाली लेयर को भी अपने साथ मूव करवाएगा, ठीक है, ये इसको कहते हैं ओशन करंट। ये ओशन करंट, बहुत सारी ओशन करंट्स होती हैं हमारे, आपने पढ़ा ज्योग्राफी में पढ़ोगे या पढ़ा होगा भी किसी ने, तो ये कुछ वार्म ओशन करंट्स होती हैं, ये कोल्ड ओशन करंट्स होती हैं। ये एटमॉस्फेयर, देखो एटमॉस्फेयर हीट को बैलेंस करता है, ठीक है, एरियाज़ को टेम्परेचर को पूरा बैलेंस करता है, और 80% वो करता है, जो 20% हीट बैलेंस कौन करता है पूरे अर्थ पे, ओशन करंट भी करते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो कह रहा है कि अगर जो एरिया कोस्टल एरियाज के आसपास हैं और अगर विंड ऑनशोर है, ऑनशोर मतलब जब सी से लेकर के लैंड की तरफ मूव करती है एयर्स, ठीक है, तो इस तरफ करेंगी तो ओशन करंट्स भी साथ साथ मूव करेंगी, ठीक है, तो ओशन करंट्स भी अफेक्ट करती हैं उस एरिया के क्लाइमेट को, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन कम्स रिलीफ फीचर, अब किस तरह का रिलीफ फीचर है एक एरिया में ये भी डिपेंड करेगा। जैसे आप सपोज करो यहाँ पे एक एरिया है, यहाँ बीच में आपके पहाड़ आ गए, ठीक है, यहाँ पहाड़ आ गए, और जो अगर यहाँ से विंड्स आ रही है, ये रिलीफ फीचर्स हैं, और यहाँ से हवाएं जा रही हैं, या मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं, और जैसे ही ये पहाड़ों के साथ टकराएंगी ये अपना पानी यहीं पे शेड कर देंगी, गिरा देंगी, इसको कहते हैं ओरियोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है, ओरियोग्राफिक रेनफॉल। तो रिलीफ फीचर ने डिपेंड किया, जो है अफेक्ट किया था एक एरिया के क्लाइमेट को, यस करते हैं, रिलीफ फीचर ऑब्वियसली करते हैं। तो लैटिट्यूड कैसे करते हैं, एल्टीट्यूड, प्रेशर और विंड सिस्टम कैसे करते हैं, कॉन्टिनेंटलिटी क्या होती है, ओशन करंट कैसे करते हैं, और रिलीफ फीचर कैसे करते हैं, ये 6 मेजर कंट्रोल हैं जो एक एरिया के क्लाइमेट को, किसी भी क्लाइमेट को जो है अफेक्ट करते हैं। अभी तक हम देख रहे थे क्लाइमेट जनरली में क्या होता है, क्लाइमेट टर्म का मतलब क्या होता है, क्लाइमेट एक एरिया का किस तरह से इफेक्ट होता है, तो हमने बेसिक्स पढ़ लिया। अब आएंगे हम इंडिया के क्लाइमेट पे। क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया रिजेंबल्स द क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्री। देखो हमारा क्लाइमेट, ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, ट्रॉपिकल कंट्री। हमारा जो इंडिया का क्लाइमेट है वो किस क्लाइमेट से मैच करता है ज़्यादा, ट्रॉपिकल कंट्री से। ट्रॉपिकल कंट्रीज वो वाली कंट्रीज जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच लाई करती हैं, यानी जिनमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, ठीक है। इसके ऊपर आते हैं टेम्परेट, ऑल्दो इट्स नॉर्दर्न पार्ट इज सिचुएटेड इन द टेम्परेट बेल्ट। इसका नॉर्दर्न पार्ट आपने पढ़ा हुआ है कि देखो यहाँ से हमारी ये गुजरात है, ठीक है, ये वाला एरिया आ गया इंडिया का, यहाँ से ऊपर वाला जो इंडिया है ना, ये जो है जम्मू कश्मीर वाला एरिया, ये टेम्परेट रीजन में है, लेकिन यहाँ से नीचे वाला ही है जो ट्रॉपिकल में है। लेकिन हम पूरी की पूरी कंट्री का एवरेज टेम्परेट क्लाइमेट ट्रॉपिकल वाले के साथ क्यों बता रहे हैं, हमें ये तो आधा टेम्परेट में है, तो ये वाला एरिया तो ठंडा होना चाहिए, तो हम पूरी की पूरी को ट्रॉपिकल कंट्री का जैसा क्लाइमेट है वैसा क्यों बता रहे हैं, क्यों। नाउ क्वेश्चन वाई। पहला जो नॉर्थ की बात करें, ड्यू टू द हिमालयाज, हिमालयाज की वजह से क्यों, विच ब्लॉक्स द कोल्ड एयर मूविंग साउथवर्ड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से देखो हमारे नॉर्थ में जैसे ये इंडिया है,
हमारे नॉर्थ में क्या है, पहाड़ हैं। सेंट्रल एशिया से बहुत कोल्ड एयर्स आती हैं, वो कौन ब्लॉक कर लेते हैं, हमारे हिमालयास ब्लॉक कर लेते हैं। ठीक है, हिमालय ब्लॉक कर लेते हैं बिकॉज इवन ड्यूरिंग विंटर इंडिया इज वार्म्ड बाय 3 to 8 डिग्री सेल्सियस देन अदर एरियाज लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड्स। तो जो एरिया इस लैटिट्यूड बाकी लैटिट्यूड पे होंगे, सेम लैटिट्यूड्स पे, उनके मुकाबले भी इंडिया का टेम्परेचर 3 से 8 डिग्री सेल्सियस वेरी करता है। यानी हमारा थोड़ा सा सर्दियों में भी ये टेम्परेचर हमारा इतना ज़्यादा नहीं गिरता इन एरियाज़ में। ठीक है, अगर ये पहाड़ नहीं होते तो हमारा ट्रॉपिकल एवरेज क्लाइमेट नहीं होता। ठीक है, हो सकता है हमारा टेम्परेट हो जाता, लेकिन ये हिमालयास ने एयर को ब्लॉक कर दिया, ठंडी हवाओं को ब्लॉक कर दिया। सर्दियों में भी जो है ब्लॉक कर देता है, और सर्दियों में भी हमारा टेम्परेचर बाकी लैटिट्यूड्स के मुकाबले, ऐसा नहीं है कि बहुत गर्म हो जाता है, लेकिन बाकी लैटिट्यूड्स में जितनी सर्दी पड़ रही है उतनी सर्दी नहीं पड़ती। हमारा टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू देम थोड़ा सा वार्मर होता है। ठीक है, गर्म होता है, इसीलिए थोड़ा सा ये फीचर गर्म वाले एरियन ट्रॉपिकल क्लाइमेट से मिलता है। दूसरा, समर में क्या होता है, साउथ इंडिया तो बहुत गर्म है क्योंकि सन पूरा ट्रॉपिक्स में फॉल कर रहा होता है। ठीक है, ओवरहेड कर रहा होता है सन। लेकिन नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, नॉर्थ इंडिया में लूज चलती हैं। कहाँ से आती हैं ये, थार डेजर्ट से, हमारे बलूचिस्तान ईरानियन डेजर्ट से ये होकर के इंडिया में एंटर करती हैं। देखो यहाँ पे पूरा डेजर्ट है, यहाँ से गर्म हवाएं चल के आती हैं और इस एरिया को गर्म कर देती हैं। तो सर्दियों में भी गर्म हो गया ये वाला एरिया, और गर्मियों में भी गर्म था, तो ये तो ऑलरेडी गर्म है, तो पूरे के पूरे को ट्रॉपिकल कंट्री हो गया। यानी ऐसा क्लाइमेट जो ट्रॉपिक रीजन में, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में फॉल करती हैं जैसी कंट्री, उनके तरह क्लाइमेट इंडिया का हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी, तो वो जो हवाएं चलती हैं हॉट, उनको क्या कहते हैं, लू कहते हैं। क्वेश्चन आया था एक बार, ये प्लांट प्रोटेक्शन ऑपरेटर का भी पेपर हुआ है, उसकी सिलेक्शन लिस्ट अभी आई है, JKSSB ने रिलीज़ की है, उसमें क्वेश्चन था, CBT में क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन लू पूछते हैं। ठीक है, ब्लोइंग फ्रॉम थार बलूचिस्तान ईरानी डेजर्ट पढ़ लिया, जिसकी वजह से क्या होता है, इन हवाओं की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, किसके बराबर पहुंच जाता है, साउथ इंडिया के बराबर। ठीक है, अदरवाइज गर्मियों में भी हमारा जो है टेम्परेचर कम रहना था, क्योंकि जो सन की जो रेज हैं वो वर्टिकली फॉल कर रही हैं, लेकिन इन हवाओं ने जाके पूरा कंपनसेट कर दिया और टेम्परेचर को बिल्कुल मेंटेन कर दिया नॉर्थ और साउथ का। इसीलिए दस द होल ऑफ इंडिया साउथ ऑफ हिमालयास के नीचे आप चले जाओगे, पूरा का पूरा इंडिया कैन बी क्लाइमेटिकली ट्रीटेड एज ट्रॉपिकल कंट्री। इसको हम ट्रॉपिकल कंट्री मान सकते हैं। समझ आ गया मेरी बात? तो कौन सा ट्रॉपिकल कंट्री, हमारा क्लाइमेट किससे ज़्यादा रिसेंबल है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट से। तो ये हमने बात की है कि एवरेज हमारा जो इंडिया का टेम्परेचर क्लाइमेट कैसा है, ट्रॉपिकल कंट्री से मिलता जुलता है। ठीक है, हमारा रिजेंबल किससे मोस्टली क्लाइमेट करता है, ट्रॉपिकल कंट्री से। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही गर्म है हम, लेकिन देखो हमारे जो है हमारे क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। जैसे हमारी स्पीशी, हमारे कल्चर में, ट्रेडिशन में, रिलीजन में, खान पान में, फूड हैबिट्स में, ठीक है, कपड़े पहनने के, फैशन में, हर तरह की हमारी इतनी डाइवर्सिटी है। तो क्लाइमेट में हम कैसे पीछे रह जाएं भाई, क्लाइमेट में भी हमारे पास बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है, हमारे पास हर तरह का क्लाइमेट भी मिलता है। वो एवरेज मैंने बताया ट्रॉपिकल कंट्री से मिलता है, लेकिन अगर ऐसे देखोगे तो हमारे में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। जैसे अगर आप पोलर रीजन की बात करो तो पोलर रीजन वाला क्लाइमेट आपको कहाँ मिलेगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, इनकी ऊपर टॉप में चले जाओगे, कंटिन्यूसली बर्फ पड़ी हुई है। सियाचिन ग्लेशियर चले जाओगे, इतनी गहरी, सबसे द्रास रीजन, वर्ल्ड का सेकेंड कोल्डेस्ट, जो द्रास रीजन है वर्ल्ड का कोल्डेस्ट, वो सबसे बड़ा कोल्डेस्ट रीजन है आउटसाइड द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक पोल्स के बाहर सबसे बड़ा, सबसे ठंडा इलाका द्रास ही है हमारा, सबसे ठंडा इलाका इंडिया का भी द्रास सेक्टर है। देखो पोलर रीजन के साथ क्लाइमेट मिल रहा है। ठीक है, ठंडा कश्मीर वैली में चले जाओगे, ठंडा टेम्परेट वाला रीजन मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश के लोअर में आ जाओगे, लैटिट्यूड में ठंडा इलाका है। साउथ में चले जाओगे, ट्रॉपिकल कंट्री, बहुत ज़्यादा हीट वेव्स वहाँ चलती हैं। ठीक है, तो टेम्परेट से लेके, ट्रॉपिकल से लेके, पोलर से लेके, किसी भी तरह का क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है। हर तरह का क्लाइमेट आपको इंडिया में मिल जाएगा। देयर आर कंट्रास्टिंग डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इंडिया पोजेसेस ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ क्लाइमेट फाउंड इन द वर्ल्ड। जितने भी तरह के क्लाइमेट फाउंड होते हैं वर्ल्ड में, बस सारे के सारे इंडिया में प्रेजेंट हैं। किसी मामले में हम पीछे नहीं हैं। यही तो यूनिकनेस है हमारे देश की। The seasonal reversal of wind in the Arabian Sea and the Bay of Bengal give India a typical tropical monsoon climate. कह रहा है seasonal reversal of wind. What is seasonal reversal of wind? Seasonal reversal of wind आप समझो कि जैसे ही सीजन चेंज होगा, सीजन्स चेंज होते हैं, उसी के साथ विंड्स अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। कैसे करती है वो मैं दिखाता हूँ आपको, वेट अ मिनट। जैसे ये देखो, आपका ये है अरेबियन सी, ठीक है, अरेबियन सी, एंड ये है आपका बे ऑफ बंगाल। तो जैसे ही गर्मियाँ आती हैं ड्यूरिंग
देखो क्या होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, आपकी ना विंड्स ऐसे मूव कर रही होती थी, लेकिन जैसे ही क्या होता है गर्मियाँ आती हैं ये बिल्कुल ऐसे शार्प टर्न लेके इस तरह से मूव करना शुरू हो जाती है, इंडिया की तरफ मूव कर लेती हैं। जैसे ही इंडिया की तरफ मूव करती हैं, इनमें क्या होता है गर्म हवाएं ड्यूरिंग समर के टाइम पे हो रहा है, तो समर के टाइम पे जो पानी गर्म हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, इवेपोरेट होकर कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर जो हवाएं हैं अपने साथ मॉइस्चर यानी नमी को भी साथ लेके आती हैं, और नमी को साथ लेके जब आती हैं यहाँ पे हमारे घाट्स हैं, तो ये शेड कर देती है अपना वाटर, पानी गिराती हैं, और इंडिया बाकी धीरे धीरे करके आगे फैलती जाती है, और पूरे के पूरे इंडिया को ये बारिश का पानी दे के जाती हैं। ठीक है, इसको कहते हैं सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड गिव्स इंडिया टिपिकल ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। इससे इंडिया को कौन सा क्लाइमेट मिलता है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। देखो इस टॉपिक को समझने के लिए एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए होती है, जो आप नीड होती है कि मतलब आपको प्लानिटरी विंड्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सी विंड कौन सी, जैसे ये लैटीट्यूड्स हैं, अलग अलग लैटीट्यूड्स हैं, तो इनमें कैसी विंड्स चलती हैं, इनमें कैसी विंड्स चलती हैं, पोलर रीजन में कैसी विंड्स हैं, प्रेशर का क्या सिस्टम होता है, कोरियोलिस फोर्स क्या होती है। तो ये आपको बेसिक इतना ज़्यादा डीप में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको जानना है तो इसके लिए अलग पूरा सेपरेट लेक्चर चलेगा, क्योंकि अगर इस पे चले जाओगे तो फिर आप बिल्कुल ही डाइग्रेस कर जाओगे अपने टॉपिक से, और आप बिल्कुल भी समझ नहीं पाओगे। तो अभी आप इतना ही समझो कि सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड मतलब जब सीजन्स चेंज होते हैं, विंड अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, और जब चेंज करती है इंडियन कॉन्टिनेंट की तरफ ये एयर्स मूव करना शुरू कर देती हैं। जैसे ही मूव करती हैं गर्मियों में, अपने साथ ये मॉइस्चर लेके आती हैं हवाएं, और मॉइस्चर इंडिया में आके शेड करती हैं, जिससे पूरे के पूरे इंडिया में बारिश मिलती है। इस मौसम को हम इंडियन मानसून कहते हैं या फिर मानसून कहते हैं। चलो इंडियन मानसून की बात करें। ठीक है, इंडियन मानसून मैंने आपको बता दिया। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, देखो ये हमारा जैसे आपने इंडिया बनाया, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड मतलब गर्मियों में देखो डबल सिस्टम ऑफ सीजनल विंड्स। डबल सिस्टम मतलब सी टू लैंड ड्यूरिंग समर, ये समंदर है, यहाँ पे अरेबियन सी है, तो सी टू लैंड समंदर से जो हवाएं हैं इंडिया की तरफ आती हैं ऐसे करके, पहला। सेकंड, सर्दियों में क्या होता है, लैंड टू सी, लैंड टू सी, लैंड से समंदर की तरफ आएंगी। तो जो वेव्स, जो एयर मूव करती है समंदर से लैंड की तरफ, यानी सी से लैंड की तरफ, इन्हें ऑनशोर विंड्स कहते हैं, और जो लैंड से इनको ऑफशोर विंड्स कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कह रहा है कि इंडियन मानसून बेसिकली क्या चीज़ है, लैंड एंड सी ब्रेजेस ऑन अ लार्ज स्केल, कि एक किस्म से हवाएं उधर जाती हैं, बस यहाँ से आती हैं, और यही मानसून है। ये वहाँ जाएंगी, पानी लेके जाएंगी, ठीक है, ये वहाँ पानी बरसा के वापस आ जाएंगी, तो ये मतलब मानसून इतना ही है। तो ऑन अ लार्ज स्केल क्या है, लैंड एंड सी ब्रेजेस। अब ये लैंड क्यों इधर जाती हैं, क्या ऐसे जाती हैं, ये भी हमने देखना है आगे। यही पूरा क्लाइमेट है, यही जो हमने जो टिपिकल मानसून क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट इंडिया का, वो यही डिस्कस करना है हमने। ठीक है, इंडिया रिसीव्स साउथ वेस्ट मानसून विंड्स इन समर एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स इन विंटर। तो ये देखो ये इंडिया है, ये वाली जो वेव्स जा रही हैं इनको कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून, इनको साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। और ये जो दूसरे वाली हैं कौन सी हैं, इनको कहते हैं जो रिवर्स वापस आ रही हैं, इनको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये दो मानसून हैं, आपको इसको ध्यान में रखना है। लेकिन याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट साउथ वेस्ट मानसून है, क्योंकि इंडिया में 80 to 85% जो बारिश होती है, पानी इंडिया को मिलता है, वो साउथ वेस्ट मानसून से ही मिलता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ये इंडिया के कुछ रीजन जैसे कोरोमंडल कोस्ट में ही, तमिलनाडु की कोरोमंडल कोस्ट में पानी देके जाता है। बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया को पानी कौन सा ज़्यादा देता है, साउथ वेस्ट मानसून, और वो भी सिर्फ कुछ ही महीनों में। ठीक है, इंडिया की ऑलमोस्ट 90% जो बारिश होती है वो 2 से 3 महीनों के बीच में ही होती है, टाइम स्पैन ऑफ टाइम, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे जून से लेके जुलाई, जून जुलाई अगस्त, इन 3 महीनों में ही आपकी 90% इंडिया में जितनी बारिश होती है इन 3 महीनों में ही होती है। तो वो कौन सी मानसून लेके आता है, साउथ वेस्ट मानसून लेके आता है। साउथ वेस्ट मानसून को अच्छे से पढ़ना है, ये समर में आता है। ठीक है, अभी समर गया, अभी ये अक्टूबर लगा हुआ है, तो आपने पिछले 1-2 महीने पहले देखा कितनी ज़्यादा बारिश हुई। ठीक है, मैं 2022 में हूँ, अगर आप उसके बाद कोई लेक्चर देख रहा है तो अलग बात है। 2022 में आपने देखा कितनी ज़्यादा बारिश हुई। ठीक है, एक्सेसिव मानसून था, कई जगह बाढ़ आई। हम जम्मू से रहने वाले, जम्मू में कितनी ज़्यादा बाढ़ आ गई थी। ठीक है, एरिया पूरा मतलब पानी से भरने गया था। तो एक्सेसिव इस बार जो है मानसून काफ़ी स्ट्रांग था, बहुत सारे एरियाज़ में आपको बाढ़ देखने को मिली। ठीक है, तो
आप ना रियल लाइफ सिचुएशन से देखा करो, बारिश कब हुई, कब चली गई, लास्ट टाइम कब हुई, अभी अक्टूबर लग रहा है तो क्या हो रहा है, अभी इस टाइम पे क्लाइमेट कैसा है हमारा, क्या वेदर कंडीशंस चेंज हो रही हैं। तो ये चीज़ें आप जितना प्रैक्टिकली, जितना रियल लाइफ एग्जांपल से समझोगे, इतना आप कहीं भी दूसरा नहीं समझ सकते हो। ठीक है, मानसून के टाइप देखो, मानसून टाइप एक होता है साउथ वेस्ट मानसून, एक होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। साउथ वेस्ट कब आता है? समर में आता है, अभी मैंने बता दिया। नॉर्थ ईस्ट मानसून विंटर में आता है। सन की लोकेशन क्या होती है? नॉर्थवर्ड, यानी सन क्या होता है, एक मिनट आपको डाइग्रेस कर रहा हूँ अपने टॉपिक से। आप कहोगे कि सन की लोकेशन तो एक ही होती है, अर्थ घूमती है, अर्थ ही घूमती है। भाई देखो क्या होता है, जैसे ये देखो ये सन है, ठीक है, सन की पोजीशन सेम रहेगी, अपरेंट मूवमेंट होती है, लोकेशन वही है, हमारे अर्थ के रिस्पेक्ट में इसकी चेंज हो जाती है। आपको पता है अर्थ में टिल्ट है, 23.5 डिग्री का टिल्ट है। तो टिल्ट जब देखो ये इसका नॉर्दर्न फेस, इंडिया का नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का जो फेस है, ये जब इंडिया सन को फेस कर रहा होगा तो सनलाइट डायरेक्टली इसके ऊपर फॉल करती है। तो यानी साउथ वाला पार्ट जो है थोड़ा सा छिप जाता है, पीछे हो जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं सन की लोकेशन अभी किस साइड पे, अर्थ के नॉर्थवर्ड है, तभी यहाँ पे गर्मियाँ होंगी। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ वाला फेस ही अभी मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन याद रखना ये भी बदलता है। आप देखो इस टाइम पे बेशक जून जुलाई में नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या है, गर्मी है, लेकिन साउथ हेमिस्फीयर में सर्दियाँ हैं। ठीक है, इसीलिए आप देखो जब 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे आता है तो क्या होता है, इंडिया में क्या होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है, सर्दी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में वहाँ पे गर्मी होती है। ठीक है, तो अभी सन की लोकेशन कहाँ पे होगी, गर्मियों में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो इसीलिए हम ज़्यादा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इंडिया कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो उसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। सन की लोकेशन नॉर्थवर्ड होगी, यानी नॉर्थ की तरफ होगी। विंड की डायरेक्शन कैसे होती है, सी टू लैंड, ये देखो सी टू लैंड यहाँ भी लिखा हुआ है, ड्यूरिंग समर डबल सिस्टम, तो समंदर से लैंड की तरफ आएंगी, समंदर से आएंगी तो पानी लेके आएंगी, तो इंडिया में पानी गिराएंगी ना, बारिश देंगी, ऐसे कैसे देंगी। ठीक है, अफेक्टेड एरिया कौन सा होता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पता है कौन कौन से आते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब हिमालय से नीचे पाकिस्तान भी आता है, नेपाल भी उसमें आ जाता है, बर्मा, ठीक है, भूटान, ये सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पार्ट हैं। नॉर्थ ईस्ट मानसून विंटर के टाइम आता है। ठीक है, अब विंटर में क्या होगा, देखो ये हमारी अर्थ है, अब अर्थ ने टिल्ट इस तरह से ले लिया है, अर्थ का भी ये वाला इक्वेटर, अब साउथ का पार्ट जो है सन को फेस कर रहा है, साउथवर्ड। ठीक है, तो अब कैसे होंगी, लैंड टू सी होंगी, विंड की डायरेक्शन कैसी होगी, लैंड टू सी कैसे होंगी, ये अभी थोड़ा सा और पता चल जाएगा कि गर्मियों में इधर से इधर क्यों होती हैं, सर्दियों में इधर से क्यों होती हैं। अभी आप सिर्फ थोड़ा बेसिक समझ लो, अभी एक्सप्लेन भी करूंगा इसको। यहाँ पे कौन सा, कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है किसको पानी देके जाता है, आते हुए कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु की, यहाँ पे तमिलनाडु यहाँ पे, तो इसकी कोरोमंडल कोस्ट को नॉर्थ ईस्ट पानी देके जाता है। ज़्यादा पानी कौन सा देता है, साउथ वेस्ट मानसून, कम कौन सा देता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो चलो अब पता करते हैं कि गर्मियों में हवाएं समंदर से लैंड की तरफ क्यों जाती हैं, और सर्दियों में लैंड से एयर की जो है समंदर की तरफ यानी सी की तरफ क्यों मूव करती हैं, ऑनशोर ऑफशोर क्यों होती हैं। वो कुछ थ्योरीज बताई हुई हैं, इन थ्योरीज के अकॉर्डिंग हमने इसको समझना है। ठीक है, एक सेकेंड, देखो पहली थ्योरी है थर्मल थ्योरी, किसने दी है, हैली ने, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मल थ्योरी किसने दी है, हैली ने। क्या कहता है ये, बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड ओशन। देखो उसने क्या कहा, मैंने आपको बताया था पहले कि एयर कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और गर्म हवा राइज कर जाती है। ये दो कंसेप्ट पता है ना, याद है ना आपको, बस यही दो कंसेप्ट आपने यहाँ पे अप्लाई करने हैं, पूरी थ्योरी आराम से समझ आ जाएगी। पहला, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड ओशन, कह रहा है कि गर्मियों में क्या होता है, लैंड ज़्यादा गर्म हो जाती है, लैंड क्या होती है, ज़्यादा गर्म हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जो है सी ओशंस। तो ओशंस के मुकाबले में रिलेटिवली जो लैंड है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है, और गर्म जब हो जाती है तो गर्म हवा क्या होती है, राइज करती है। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही बताया था, वार्म एयर राइजेस। जब राइज करेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। ये वाली हवा इतनी ज़्यादा गर्म नहीं हुई, इतना ज़्यादा राइज नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया था, यहाँ पे लैंड में लो प्रेशर, यहाँ वाली हवा जो है राइज नहीं की, तो यहाँ पे अभी भी हाई प्रेशर है। और हवा कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यस, बस यही है इस कहानी में, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हवा कहाँ से कहाँ जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है सर्दियों में, क्या होता है, अच्छा पहले ये पता चल गया कि जो गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों में साउथ वेस्ट मानसून में हवा पानी जो वेव्स हैं इधर से इधर क्यों जाती हैं, क्योंकि ये ज़्यादा गर्म हो जाती हैं,
यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया था, लो प्रेशर क्रिएट हो गया, यहाँ हाई प्रेशर, और हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। दैट इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर्दियों में यहाँ से इधर क्यों आती है हवाएं? देखो क्या होता है, सर्दियों में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है तो पानी ज़्यादा ठंडा रह जाता है एज़ कम्पेयर टू, सॉरी, पानी की जो हीट है वो जल्दी रिलीज हो जाती है। तो सॉरी, सन जो है, आप सीधे सीधे समझो कि सन जो है साउथ की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है और पानी जो है गर्म होना शुरू हो जाता है। इसलिए पानी इस बार क्या होता है, जो ओशन में लो प्रेशर क्रिएट होता है और लैंड में हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। तो इसी तरह से जैसे जैसे सन बैकवर्ड पीछे की तरफ साउथ की तरफ जाता जाता है, लो प्रेशर इधर क्रिएट होता जाता है, चले जाता है। तो हाई प्रेशर उसको फॉलो करता करता उसके पीछे आ जाएगा। यानी हवाएं जो हैं इस बार जो विंड्स आएंगी वो लैंड टू सी आएंगी, ओशंस की तरफ आएंगी। ठीक है, दिस प्रेशर डिफरेंस इज द काज ऑफ मानसून। ये प्रेशर डिफरेंस ही है जो मानसून काज करता है। प्रेशर यानी कहीं हाई प्रेशर कहीं लो प्रेशर बन रहा था, उस वजह से ये प्रेशर का डिफरेंस ही है जो मानसून कर रहा है। ये थर्मल थ्योरी सिंपल दी थी हेली ने, लेकिन इस थ्योरी ने ना कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं किया। जैसे व्हाई डज मानसून स्टार्ट्स इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, तो जून के पहले हफ्ते में ही क्यों स्टार्ट होता है? ठीक है, गर्मियाँ कभी भी आ सकती, गर्मियाँ कितनी देर तक आगे रहती हैं। ठीक है, मई में ज़्यादा गर्मी हो जाती है, मई में भी ज़्यादा होती है, तो जून में ही क्यों बारिश आती है? ये क्वेश्चन जो था ये थ्योरी आंसर नहीं कर पाई। और दूसरा, वाई वेयर देयर ब्रेक्स इन द मानसून, क्या होता है कि मानसून के बीच में ना 2 से 3 वीक का कभी कभी ब्रेक आ जाता है। आप इस बार भी देखोगे बीच में, जैसे जुलाई के मंथ में बारिश चल रही थी तो बीच में 2 हफ्ता बिल्कुल बारिश नहीं हुई, देन फिर जो बारिश है फिर से स्टार्ट होगी। ऐसा क्यों हुआ, ब्रेक्स क्यों आते हैं? ये थ्योरी में ये वाली जो थ्योरी है वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। फिर नेक्स्ट थ्योरी दी थी फ्लॉन ने। ठीक है, फ्लॉन ने थ्योरी दी थी, इसने कहा था इक्वेटोरियल वेस्टर्ली थ्योरी। इसका नाम है इक्वेटोरियल वेस्टर्ली थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसकी थ्योरी भी बेस्ड है थर्मल रीजन पे, थर्मल हाई प्रेशर लो प्रेशर इसमें भी है, बट हियर साउथ वेस्ट मानसून को इसने मतलब ऐसे नॉर्मल विंड्स नहीं कहा कि सी ब्रीजेज, ये मॉडिफाइड प्लेनेटरी विंड्स हैं ये। ठीक है, प्लेनेटरी विंड्स हैं, इसने ये चीज़ कही थी। इन इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ। अब ये मॉडिफाइड प्लानिटरी विंड्स क्या होती हैं, ये आपको पूरा जो विंड सिस्टम होता है अर्थ पे वो समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो कुछ विंड्स होती हैं जो बहुत यूनिक नेचर की होती हैं और ट्रॉपिक्स में ही चलती हैं ज़्यादा इस तरह से। ठीक है, ऐसे चलती हैं विंड्स, इनको प्लानिटरी विंड्स कहते हैं। इरेगुलर होती हैं अपने टाइम पे, काफ़ी बड़ी विंड्स है, छोटी विंड्स नहीं है ये। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि वो जो छोटी छोटी हवाएं नहीं है, ये बड़ी प्लानिटरी विंड्स हैं। कहाँ चलती है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या होता है? देखो ट्रॉपिक्स है, ट्रॉपिक्स में जहाँ हवाएं कन्वर्ज होती हैं, एक पॉइंट ऐसा होता है, एक लाइन ऐसी होती है जहाँ पे सारी कन्वर्ज होती हैं। बेसिक्स में बता रहा हूँ, ऐसे तो बहुत डीप मीनिंग है ITCZ का, लेकिन आप इतना समझो कि जहाँ पे प्लानिटरी विंड कन्वर्ज होती हैं, देखो ऊपर से आती है यहाँ कन्वर्ज होती है, नीचे से आती है यहाँ कन्वर्ज होती हैं। ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स की जो प्लानिटरी विंड्स हैं ये मॉडिफाइड होके बनाती हैं इक्वेटोरियल। और आज ज़्यादातर हम इसको ये वाला पॉइंट इसका एक्सेप्टेड है। ठीक है, कुछ पॉइंट अभी इसके भी एक्सेप्टेड नहीं है, वो आगे वाली थ्योरी में एक्सेप्ट हो गई और फाइनली वही ज़्यादा एक्सेप्टेड है। लेकिन ये जो है मॉडिफाइड प्लानिटरी विंड है, ये वाला इसका पॉइंट एक्सेप्टेड है इस थ्योरी का, और ये हम रखते हैं। कैसे होता है? ड्यूरिंग समर ITCZ विल बी इन नॉर्थ। क्या होता है सर्दियों में, यहाँ पे समझो, सर्दियों में क्या होता है, सॉरी गर्मियों में क्या होता है? ITCZ विल बी इन नॉर्थ। ITCZ क्या होता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो मैंने आपको बताया था गर्मियों में क्या होता है, सन नॉर्थ की तरफ फॉल कर रहा होता है, यानी सन यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ज़्यादा फॉल कर रहा होता है, यानी इस वाले रीजन में होता है। तो गर्मियाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इधर होती हैं, तो ITCZ शिफ्ट कर जाती है ऊपर, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहाँ चली जाती है? ऊपर चली जाती है। ऊपर चली जाती है तो जैसे ही ये वाली जो नीचे वाली विंड्स थी ये भी ऊपर आ जाती हैं। लेकिन एक कोरियोलिस फोर्स का कंसेप्ट होता है जो ये कहता है कि कोई भी चीज़ अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फेंकोगे तो हमेशा फ्री मूविंग्स ऑब्जेक्ट जो है हमेशा राइट की तरफ टर्न लेगा, किसी भी साइड जाएगा। अगर ऊपर से आएगा तो इसका राइट ये है तो इधर हो जाएगा, यहाँ से फेंकेगा तो इसका राइट ये है तो इधर चले जाएगा। ठीक है, तो ये पहले लेफ्ट जा रही थी, अभी ये राइट चली जाती हैं। राइट चली जाती हैं तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को पानी दे के जाती है, कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट की वजह से होता है। तो ये थ्योरी कहती है, अगर आपको नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं, आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने बेसिकली इतना समझना है। ठीक है, ITCZ नॉर्थ में मूव कर जाती है ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून के तहत, और ये वहाँ पे पानी देती है। घबराना नहीं है, समझ नहीं आ रही पता नहीं क्या पढ़ा दिया, क्या कंसेप्ट पढ़ा दिया। मैं आपको बताऊं जितना आपको डेटा यहाँ दिया हुआ है इस नोट्स में, क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होगा। ठीक है।
ठीक है, आपसे कोई भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं पूछी जाएगी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी बड़े एग्जाम्स में जैसे आपको जब रिटर्न लिखना पड़ता है तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आपके लिए इतना सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। मैं कह रहा हूँ ना, मोर देन इनफ, इट इज़ मोर देन इनफ। आप आराम से अपना क्वेश्चंस को डील कर पाओगे उनके साथ, अगर आप एक बार अच्छे से 2-3 बार रिवाइज करके अच्छे से समझ के जा रहे हो यहाँ पे तो। ठीक है, ITCZ नॉर्थ में मूव कर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में आता है। और जब ITCZ साउथ में मूव कर जाता है तो नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है, क्योंकि सन अब नीचे आ जाएगा, सन अपने साथ ITCZ को भी लाएगा। ITCZ जहाँ आता है वहाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है और हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। तो इंडियन कॉन्टिनेंट में सब जो है हाई प्रेशर हो गया, नीचे लो प्रेशर, तो हवाएं जो है लैंड टू सी यानी ऑफ शोर मूव करना शुरू कर देती हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी थर्ड और फाइनल थ्योरी में, और मैं आपको बताऊं यही है जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड एज मोस्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ इंडियन मानसून। जो इंडियन मानसून को साइंटिफिकली सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन करती है वो यही थ्योरी है। किसने दी थी? MT येन ने एंड कोटेश्वरम ने। ये दो जो है साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस थ्योरी को propound दिया था। और यही थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि जो मानसून है जून को ही क्यों आता है और उसमें ब्रेक्स क्यों आते हैं। ठीक है, देखो वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे क्या हुआ था, जब अमेरिकन फोर्सेस जापान की तरफ मूव कर रहे थे वहाँ पे एटॉमिक जो बॉम्ब गिराने के लिए, तो उनके प्लेन ने कुछ अलग सी चीज़ फील की, एक्सपीरियंस की। क्या फील की कि वहाँ पे ना कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स चल रही हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स। ठीक है, तो उन्होंने उनके जहाज़ को मतलब फोर्स नहीं लग रही थी, जहाज उनको आराम से उनका जो है फ्लो करके उसकी तरफ चले जा रहा था। लेकिन यही चीज़ उल्टी होगी, जब वो जापान से बॉम्ब गिरा के वापस आ रहे थे, उनको वो सामना इतनी तेज़ हवाओं का करना पड़ रहा था। जाते हुए उनका इंजन बिल्कुल इतना फ्यूल नहीं किया क्योंकि वो उसको भाग के ले गया अपने साथ, लेकिन आते हुए पूरी की पूरी अपोजिट फोर्स थी हवा की, जिसकी वजह से जो है उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई अमेरिका पहुंचने में। तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि एक सरफेस, एक लेवल के बाद आप एटमॉस्फेयर के ऊपर चले जाते हो तो वहाँ पे बहुत तेज़ विंड्स चलती हैं। उनके जेट ने फाउंड की थी, इसीलिए उनका नाम जेट पड़ गया। इनको जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड है, आपको पता होना चाहिए, नहीं आपकी मर्जी है। ये जेट स्ट्रीम्स हैं। अब जेट स्ट्रीम्स का डायरेक्ट संबंध है इंडिया के मानसून के ऊपर। कैसे, क्या होती है जेट स्ट्रीम? पहले बता दूं, वेरी फास्ट ब्लोइंग एयर करंट सिस्टम्स इन द अपर एटमॉस्फेयर। ये चीज़ याद रखना, अपर एटमॉस्फेयर यानी हमारा जितना एटमॉस्फेयर है इससे ऊपर। नॉर्मली आप देख रहे हो ये एटमॉस्फेयर नहीं, हमारे क्लाउड से भी ऊपर होता है ये। ठीक है, तो ये अपर एटमॉस्फेयर में वेरी फास्ट ब्लोइंग एयर करंट सिस्टम। ठीक है, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, एक करंट की तरह चलती हैं। करंट समझते हो, यानी एक फ्लो में चलेंगी, ऐसे लगेगा कि पूरा एक एयर का लैंड मास है, और एयर का मास ही से पूरा। ठीक है, अब क्या करता है, ड्यूरिंग विंटर जेट स्ट्रीम रिमेन साउथ ऑफ द हिमालयाज। अब देखो क्या होता है, सर्दियों में क्या होता है कि ये जो जेट स्ट्रीम्स है ना, ये हिमालयाज है, मैंने हिमालयाज ड्रॉ किए हैं, ये वाले हिमालयाज हैं। ठीक है, हिमालयाज के साउथ में रहती हैं, हिमालयाज के साउथ में। ध्यान से समझना, अगर आपने जेट स्ट्रीम समझ लिया आपको पूरा इंडियन मानसून समझ आ गया। आपको ये भी पता चल जाएगा जून में क्यों शुरू होता है और ब्रेक्स क्यों आते हैं इसमें। ठीक है, ये कहाँ रहती है, इसकी साउथ में रहती है। ठीक है, अब देखो ये काम कैसे करता है। ये ना एक किस्म से जो इसके नीचे हवाएं होती हैं उसको दबा के रखता है पूरा, यानी उनको राइज नहीं करने देता। आप समझो जैसे आपने एक बहुत बड़ा जो है बैलून लिया और आपने अपने उसको हाथ से अपने बैलून को नीचे दबा के रखा हुआ है, बैलून को। ठीक है, ऐसे समझ लो। तो ये हाथ है, इसने हवाएं समझ लो, नीचे बैलून है, उस बैलून को प्रेस करके रखा हुआ है। अब क्या होता है, स्टार्ट ऑफ समर, जैसे गर्मियाँ शुरू होती हैं तो जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, इसकी एक ब्रांच अभी भी साउथ में रहती है, एक नॉर्थ में चली जाती है, यानी नॉर्थ ऑफ हिमालयाज, हिमालयाज के परे चली जाती है और एक साउथ में चली जाती है। ठीक है, अब देखो समर स्टार्ट हो गया, यहाँ पे क्या होनी चाहिए थी, हवा गर्म हो जानी चाहिए तो राइज कर लेनी चाहिए थी, लेकिन ये हवा को राइज नहीं करने दे रहा। ये जो ऊपर है इसने हमारी विंड्स को नीचे दबा के रखा हुआ है, तो वहाँ पे हवाएं अभी भी प्रेजेंट हैं, डिस्पाइट इट्स हॉट नेचर, उसके गर्म होने के बावजूद भी वो नीचे हैं, इसलिए वहाँ पे लो प्रेशर असल में क्रिएट ही नहीं हो पा रहा। ठीक है, अब क्या होता है, ऑनसेट ऑफ मानसून, जैसे मानसून आने वाला होता है तो क्या होता है, जब अचानक से जेट स्ट्रीम्स पूरी तरह से साउथ में मूव कर जाती हैं, सॉरी नॉर्थ में मूव कर जाती है हिमालयाज के। ये देखो यहां से क्या हो गया, नॉर्थ मूव कर गई, कहां चली गई, नॉर्थ। ये अब सोचो आपने बैलून के ऊपर से हाथ उठा लिया, देखो बैलून कितना जल्दी ऊपर चल उठेगा, आपने उसको दबा के रखा हुआ था, जैसे आप हाथ उठाओगे
एकदम से ऊपर जाएगा वो। तो उसी तरह से वो जो हवाएं नीचे दबी हुई थी इस वाली हवा, इस वाली करंट मास के नीचे, वो उठ जाती है, हवा ऊपर चली जाती है। अचानक से यहाँ पे बहुत शार्प लो प्रेशर क्रिएट होता है और सीधा 1 जून को जाकर के हमारा मानसून स्ट्राइक करता है। यहाँ पे स्ट्राइक क्या करता है? स्ट्राइक करता है। वो लो प्रेशर और हाई प्रेशर वाली कहानी ठीक है, लेकिन एक जो हम करेक्टर था जेट स्ट्रीम का वो मिस कर रहे थे, वो किसने क्लियर कर दिया? MT यिन एंड कोटेश्वरम ने। अब जो है जेट स्ट्रीम क्या होगी? यहाँ चली गई, जेट स्ट्रीम साउथ में चलेगी और यहाँ हमारे नॉर्दर्न एरियाज में, ये जो राजस्थान वाला एरिया है, यहाँ पूरा लो प्रेशर क्रिएट हो गया। इन्होंने लो प्रेशर सक करता है हवाओं को अपनी तरफ, ठीक है। जहाँ ज़्यादा लो प्रेशर होगा वहाँ पे हवाएं सक कर जाएंगी। तो ये पूरी जो हमारी प्लानिटरी विंड्स थी जो ITCZ के आसपास घूम रही थी, इन्होंने गश कर दिया, रश कर दिया पूरा टुवर्ड्स द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो जिसकी वजह से इसको बोलते हैं सडन आउटबर्स्ट ऑफ मानसून, इसको बोलते हैं बर्स्ट ऑफ मानसून, बर्स्ट ऑफ मानसून। तो कब मानसून होता है? ऐसे तो 1 जून लिखते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली फर्स्ट वीक ऑफ जून, जून के पहले हफ्ते में ये शुरू हो जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है ब्रेक्स क्यों थे? कभी कभी क्या होता है, ये जो एक आर्म है इसकी वापस साउथ में आ जाती है, इसके हिमालयास के क्या हो जाता है बीच में, कभी क्या होती है वापस साउथ में आ जाती है। जैसे वापस साउथ में आती है तो फिर से वही सीन हो जाता है। तो यहाँ लो प्रेशर जो होता है वीक हो जाता है। यहाँ पे लो प्रेशर, इतना लो प्रेशर यानी सक करता है अपनी तरफ, ठीक है। तो ये लो प्रेशर वीक हो गया तो अब सक नहीं करेगा, तो हवाएं इतनी तेज़ी से नहीं जाएंगी। हवाएं नहीं जाएंगी तो हवा में मॉइस्चर नहीं जाएगा, मॉइस्चर यानी बादल नहीं वहाँ पहुँच पाएंगे और वहाँ पे बारिश नहीं हो पाएगी। इसलिए वहाँ पे आपको 1 से 2 वीक का क्या मिलता है? ब्रेक मिलता है। तो बाद में जेट स्ट्रीम वापस उधर चली जाती है तो ब्रेक फिर से हट जाता है और मानसून कंटिन्यू हो जाता है। ये दोनों क्वेश्चन किसने डील किए थे? जेट स्ट्रीम की थ्योरी ने, ठीक है। अगला देखो, हम कुछ मानसून के नाम हैं वो देख लो। मैंगो शावर इसको केरला में कहते हैं, चेरी ब्लॉसम या कॉफ़ी ब्लॉसम इसको कर्नाटका में कहते हैं, काल बैसाखी इसको बंगाल या उड़ीसा में कहते हैं, टी शावर इसको असम में कहते हैं, ठीक है। देन साउथ वेस्ट मानसून ऑन नॉर्दर्न इंडिया में क्या होता है? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है, लो प्रेशर कंडीशन हो जाती हैं, ठीक है। इंडियन ओशन में रिलेटिवली हाई प्रेशर कंडीशन होती हैं, तो इसीलिए वहाँ से, ठीक है। नाउ विद द विड्रॉल ऑफ द सदर्न ब्रांच ऑफ द जेट स्ट्रीम, जैसे साउथ ब्रांच जो है वो विड्रॉ कर जाती है हिमालयस के नीचे से, तो तब क्या होता है? द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स सडनली गश इन द मानसून अप्रोचेज द लैंड मास ऑफ द 2 ब्रांचेस, ठीक है। तो जैसे वो जो जेट स्ट्रीम की साउथ ब्रांच थी वो नॉर्थ में चली जाती है, तो सडनली क्या होता है? साउथ ईस्ट की साउथ वेस्ट की ट्रेड विंड्स जो होती हैं वो गशिन कर जाती हैं। गशिन मतलब दौड़ के वो एरिया ऑक्यूपाई करने के लिए चली जाती हैं जो खाली हो गया, ठीक है। तो इसकी अपने साथ मॉइस्चर भी लेके जाती हैं जो बारिश लेके आता है। तो मानसून अप्रोचेज द लैंड मास इन 2 ब्रांचेस, ठीक है, 2 ब्रांचेस में लेके जाता है। पहला होता है अरेबियन सी ब्रांच, दूसरा होता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। देखो ये डेट्स पूछे हैं। जो अरेबियन सी वाली ब्रांच है, देखो ये इंडिया है, यहाँ पे अरेबियन सी है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो जो अरेबियन सी है ये 1 जून केरला को यहाँ स्ट्राइक करती है, इसको बर्स्ट ऑफ मानसून कहते हैं, ठीक है। और जो स्ट्राइक अंडमान जो बे ऑफ बंगाल वाली है ये 20 मई को, यानी कुछ दिन पहले ये अंडमान निकोबार पे सबसे पहले स्ट्राइक करती है। कब डेट का है? 20 मई। चलो अब हम देखते हैं इसकी ब्रांचेस, ठीक है। एडवांस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। अब आ गया बे ऑफ बंगाल ब्रांच की, ये आ गया आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो ये क्या होता है? स्प्लिट हो जाता है, ये भी 2 में स्प्लिट हो जाएगा। एक ब्रांच आपकी गंगा की तरफ चली जाएगी, गंगा प्लेन्स की तरफ, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया, और एक ब्रांच आपकी चली जाएगी ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स की तरफ, ठीक है। तो गंगा की तरफ चली जाती है। इनमें से भी एक ब्रांच जो होती है ना, यहाँ पे गारो खासी जंतिया हिल्स के ऊपर चली जाती है, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश करती है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है मैसनरम रीजन में, ठीक है। क्या नाम है उसका?
MAWSYN मैसेनरम, ठीक है। ये जगह है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडिया की सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा वेटेस्ट प्लेस है ये, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा वेटेस्ट प्लेस है। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी आपको जो है बारिश कितनी मिलती है, 200 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली। और दूसरी सबसे वेटेस्ट प्लेस कौन सी है, हमारी वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। यहाँ पे 200 से 250 जो है आपको मिलती है सेंटीमीटर रेनफॉल देखने को मिलती है। तो ये हमारी ब्रांचेस होगी। ओरोग्राफिक बैरियर्स कैसे होता है, जैसे अरावली ओरोग्राफिक बैरियर्स हैं, ठीक है। ओरोग्राफिक रेनफॉल जैसे वेस्टर्न घाट्स, ये ओरोग्राफिक रेनफॉल देते हैं। हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया। देन आपने वेस्टर्न घाट्स में देख लिया क्या होता है, उसके वेस्टवर्ड साइड में क्या होता है, लीवर्ड साइड में क्या होता है, ठीक है। देन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बिल्कुल सूखा रह जाता है, राजस्थान जैसलमेर वाला रीजन, गुजरात का ऊपर वाला, पंजाब हरियाणा। जो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच होती है स्प्लिट हो जाती है, गंगा प्लेन्स में और ब्रह्मपुत्रा प्लेन की तरफ चली जाती है। एक छोटी सी ब्रांच जो गारो खासी जंतिया हिल को पानी देती है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा पानी देखने को मिलता है। ब्रेक्स इन साउथ वेस्ट मानसून मैंने बता दिया, जेट स्ट्रीम में आपको बता दिया था ब्रेक्स क्यों आते हैं। देन सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून एंड द ऑनसेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो होता है, जैसे जैसे सन जो है नॉर्थ की साउथ की तरफ मूव करता है, तो ITCZ भी इसके साथ साथ साउथ की तरफ मूव करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये साउथ की तरफ मूव करती है, तो इसके पीछे जितनी भी विंड्स हैं वो भी इसको फॉलो करना शुरू कर देती हैं। द साउथ वेस्ट मानसून बिगन्स टू रिट्रीट फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया बाय 2nd and 3rd वीक ऑफ सितंबर। तो जैसे ही 2nd और 3rd वीक ऑफ सितंबर आता है, आपका जो मानसून है साउथ वेस्ट मानसून, जो जून में आया था केरला में और ऊपर नॉर्थ इंडिया पहुंचते पहुंचते इसको जुलाई हो जाता है, सितंबर में ये रिट्रीट करना शुरू हो जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिट्रीट? रिट्रीट होता है वापस निकलना, ठीक है, वापस जाना। विद साउथवर्ड माइग्रेशन ऑफ द सन, क्योंकि सन जो है साउथवर्ड माइग्रेट कर रहा है, एंड द कॉन्सिक्वेंट वीकनिंग ऑफ द लो प्रेशर ओवर द नॉर्दर्न इंडिया। तो जब सन नीचे चले जाएगा, ITCZ नीचे चली जाएगी, तो जो गर्म हो रही है हवाएं वो नीचे होंगी, ऊपर नहीं होंगी, ठीक है। अगर गर्म यहाँ पे हवा गर्म होगी तभी लो प्रेशर क्रिएट होगा, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होना बंद हो जाता है क्योंकि सन अब नीचे जा रहा है। अनलाइक द सडन बर्स्ट ऑफ द मानसून, द रिट्रीट इज ग्रेजुअल। जैसे आपने देखा था मानसून बर्स्ट होता है, एक जून को स्ट्राइक कर जाएगा डायरेक्ट, उसको बोलते हैं मानसून बर्स्ट। लेकिन जो रिट्रीटिंग मानसून होता है ये ग्रेजुअल होता है। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे मानसून स्टेप में स्टेजेस में जो है नीचे आना शुरू होता है। तमिलनाडु एंड आंध्रा कोस्ट रिसीव देयर सिग्निफिकेंट रेनफॉल फ्रॉम रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट एंड इनकमिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो जो तमिलनाडु और आंध्रा कोस्ट को पानी कब मिलता है? जब साउथ वेस्ट मानसून रिट्रीट कर रहा होता है और नॉर्थ ईस्ट मानसून उसके साथ आएगा। देखो नॉर्थ ईस्ट मानसून अलग है और रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून अलग है, ध्यान रखना। रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून वो सिर्फ वापस आ रहा है, ठीक है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है सर्दियों में आता है, ठीक है। नवंबर दिसंबर जनवरी में आएगा ये नॉर्थ ईस्ट मानसून, लेकिन ये सितंबर अक्टूबर में होता है। याद रखना, इस दोनों को कंफ्यूज मत करना, डायरेक्शन दोनों की सेम होती है, ठीक है। जैसे ये लैंड मास है, ये इंडिया है, तो ये रिट्रीटिंग मानसून है, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून भी ऐसे ही आएगा, ठीक है, ठीक है, बट दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग है। नाउ कम्स क्या रीजन है वो, नाउ क्वेश्चन आता है वो क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट मानसून लेके आते हैं। सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ हाई प्रेशर ओवर द तिब्बतन प्लेटो। अब तिब्बतन प्लेटो कहाँ पे है? पहले ये देखो लोकेशन, ये इंडिया हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया हिमालय के इधर हाई प्रेशर। अब यहाँ हाई प्रेशर होगा तो क्या होगा? हाई प्रेशर, जहाँ पे अगर नॉर्थ में हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर ये वाली एरियाज को सक कर पाएगा? नहीं। हाई प्रेशर क्या होता है? यहाँ हाई प्रेशर मूव कैसे करती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब एयर हवाएं ऐसे मूव करेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर करती हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप देखो नॉर्थ ईस्टर्न की डायरेक्शन ये वाली होती है, नॉर्थ ईस्ट जो है मानसून की डायरेक्शन ये वाली होती है, क्योंकि तिब्बत पे हाई प्रेशर की जो सेल्स बन रहे हैं। वीकनिंग ऑफ हाई प्रेशर सेल्स इन द साउथ इंडिया। अब पहले साउथ इंडिया में भी हाई प्रेशर थे जो इधर मूव करा रहे थे, लेकिन अब ये वीक हो गए हैं, ये वीक हो गए हैं, तो यहाँ लो प्रेशर हो जाएगा, लो प्रेशर और इसको खींचेगा, ठीक है। माइग्रेशन ऑफ ITCZ टू द साउथ ऑफ इंडिया। अब ITCZ भी नीचे आ गई है, ITCZ नीचे आने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया और हवाएं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती हैं। तो ये रीज़न है नॉर्थ ईस्ट मानसून के आने का, ठीक है। तो दो मेजर सीजन है मानसून के, एक तो है आपका साउथ वेस्ट मानसून, देन नॉर्थ ईस्ट मानसून।
ठीक है। ये तो मानसून वाले हो गए 2 डिस्टिंक्ट सीजन्स। लेकिन आप ईयर पूरे साल को ना 4 सीजन्स में, ब्रॉडली 4 सीजन्स में जो सीज़न की क्लासिफिकेशन इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दी है उसके हिसाब से कर सकते हो। दिसंबर जनवरी फरवरी आपका कोल्ड वेदर सीजन, मार्च अप्रैल मई आपका हॉट वेदर सीजन, जून जुलाई अगस्त आपका साउथ वेस्ट मानसून और सितंबर अक्टूबर नवंबर आपका रिट्रीटिंग मानसून। ये 4 सीजन जो हैं आपको इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मिलते हैं। आपने यही लिखने हैं, ठीक है। द मोर सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट यही है, ठीक है। नाउ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस देखो, मेडिटेरेनियन सी में क्या होता है, साइक्लोनिक डिप्रेशंस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं जिन्हें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। ये स्टार्ट करते हैं मूव इंडियन की तरफ, ठीक है, एट द हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द सी लेवल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। पढ़े थे ना जेट स्ट्रीम, उनके अंडर ये इंडियन मूव की तरफ जब आते हैं रास्ते में तो कैस्पियन सी से पानी उठाते हैं, ठीक है, अरावल सी से पानी उठाते हैं, तो ये पानी लेके आते हैं अपने साथ और जम्मू कश्मीर वाले रीजन हिमाचल प्रदेश में जा कर के सर्दियों में बारिश करते हैं। तो आपको देखना सर्दियों में भी बारिश होती है जम्मू कश्मीर में। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो सर्दियों में जो बारिश होती है जनवरी फरवरी में जम्मू कश्मीर में, बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून, उसकी वजह से नहीं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का जो पानी होता है, ये जो बारिश होती है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। किसके लिए? हमारी क्रॉप्स के लिए, राबी क्रॉप्स के लिए, वीट ग्राम्स के लिए, हमारे यहाँ पे जो लगाई जाती है। जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाले रीजन में ये पानी देके जाती है। देन आता है आपका तो मानसून। देखो ये मैंने पढ़ना है क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हम पहले मानसून जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है वही डिस्कस कर लेते हैं। देखो ट्रॉपिकल वाला हम पहले डिस्कस कर, कहते हैं ट्रॉपिकल वेट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट, इसको कहते हैं ये वाला ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट। तो आपको सबसे ज़्यादा बारिश मैंने बताया था ना कहाँ देखने को मिलती है, यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून में, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट कहते हैं इसको, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट कुछ भी कह सकते हो। ये यहाँ पे और आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको देखने को मिलती है यहाँ पे, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको देखने को मिलेंगी। मैंने आपको बताया था जब पढ़ाया था वेस्टर्न घाट, तो यहाँ पे लीवर्ड साइड में क्या होता है, सॉरी विंडवर्ड साइड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है और ये होती है लीवर्ड साइड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है। तो ये जो रीजन है ये रेन शेडो इफेक्ट है, यानी यहाँ पे जो इसका शेडो, जैसे शेडो पड़ रही है और इसलिए यहाँ पे बारिश नहीं हो पाई, तो इसको बोलते हैं रेन शेडो इफेक्ट, रेन शेडो एरिया, ठीक है। ये सेमी एरिड होता है तो इसलिए इसको सेमी एरिड टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहते हैं। सेमी एरिड, देखो ये वाला भी सेमी एरिड है, ये वाला जो है ये शेडो इफेक्ट की वजह से, लेकिन यहाँ पे इसलिए कि जो अरेबियन सी की एक ब्रांच थी वो इतना पानी अपने साथ नहीं कैरी कर पाई थी जो यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी दे सके। बारिश होती है बट हल्की हल्की, ठीक है, इन एरियाज में पानी होता है बट हल्का हल्का, बहुत लो, यानी 60 to 70 सेंटीमीटर रेनफॉल आपको एनुअली देखने को मिलती है। बट यहाँ पे आपको 200 to 250 सेंटीमीटर रेनफॉल देखने को मिलती है सबसे ज़्यादा। दूसरी यहाँ पे 200 to 250 सेंटीमीटर रेनफॉल आपको इन एरियाज़ में। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट्स हैं ये वाले हैं आपके सेमी एरिड क्लाइमेट, या फिर इनको रेन शेडो जोन भी कहते हैं। देन आपके पास ये वाला आ गया, ये वाला एरिया ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, इसको सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहते हैं। देखो इसमें सारा पूरा का पूरा पेनिनसुला इंडिया आ जाता है, पूरा का पूरा पेनिनसुला इंडिया एक्सेप्ट ये वाला, ये रेन शेडो जोन को छोड़ के, ठीक, इसको छोड़ दोगे और इस वाले को छोड़ दोगे, बाकी आपका यही होता है। सेमी एरिड है यहाँ पे, मतलब आप देख लो जो वाटर पानी होता है ये देता है कितना देगा, यानी 70 to 150 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली पानी इस वाले एरिया में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है डेजर्ट क्लाइमेट। देखो ये वाला डेजर्ट क्लाइमेट है, यहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होती, तो यहाँ पे पानी होता है ये बहुत ज़्यादा कम, जो आपको वेट एरियाज मिलेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पे लू जो है बहती है, लू सॉरी 3 डाल दिए। इसका एवरेज टेम्परेचर 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना इसका एवरेज टेम्परेचर रहता है। एनुअल रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा कम होती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है, इसलिए ये कैसे एरियाज़ होते हैं, डेजर्टेड एरियाज़। कैसे एरियाज़ होते हैं, डेजर्टेड एरियाज़। इसके ऊपर आ जाते हैं आपके, देखो ये हिमालयन जो है सिस्टम आ जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा वैरी करेगा, ईस्ट से वेस्ट तक अलग टेम्परेचर है, ठीक है, अलग अलग बारिश के मौसम होते हैं, ठीक है। इसकी विंडवर्ड साइड अलग होती है, यहाँ पे जैसे यहाँ अलग बारिश होगी, जैसे ये अगर ये पहले टकरा गया, साउथ वेस्ट मानसून यहाँ पे आपका नहीं पहुँच पाता, ठीक है। टोरेंशियल रेनफॉल होती है यहाँ पे, जो पानी जैसे यहाँ पे आपको स्ट्राइक किया तो आपकी लीवर्ड साइड यहाँ पर भी कम हो जाएगी। टेम्परेचर में भी बहुत ज़्यादा, जो पहाड़ियाँ जो साइड
डायरेक्टली सनलाइट को फेस कर रही है वो थोड़ी ज़्यादा टेम्परेचर में होती हैं जो एज़ कम्पेयर टू वो वाले एरियाज़ जो उसके पीछे हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है इसका वाला। इसके साउथ में चले जाओगे आप, नॉर्थ में चले जाओगे, सॉरी नॉर्थ में ट्रांस हिमालयन रीजन्स हैं, वो बहुत ही कोल्ड एंड ड्राई रीजन्स हैं, कोल्ड एंड ड्राई, ठीक है। मैं आपको बताऊं यहाँ पे लद्दाख प्लेट्यू है जो सबसे इंडिया का हाईएस्ट है और कोल्ड डेजर्ट है ये, ठीक है। वहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं मिलता। तो माउंटेन टाइप ऑफ क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा वेरी करता है, इनमें वेरिएशन कम है, जो माउंटेन वाला है बहुत ज़्यादा वेरिएशन है इसमें। देन आपका ये वाला रीजन आ जाता है, इसको कहते हैं ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, ठीक है। ये वाला रीजन आ गया ना ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, इसको वार्मर सीज़न भी कहते हैं, ठीक है। गर्मियाँ इसमें जो होती हैं वेट होती हैं, सर्दियाँ ड्राई होती हैं। एवरेज रेनफॉल आपको इसमें 60 to 120 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। या आपने अपनी नोट्स में, अपनी बुक में अच्छे से नोट्स में बनाने हैं, ठीक है। मैं तो आपको जनरली आपको बता रहा हूँ कैसे होता है। तो ये वाला आपका साउथ, जैसे ही आपके हिमालयस ख़त्म होते हैं उसके साउथ से शुरू हो जाते हैं, पेनिनसुला से, पेनिनसुला के बीच में ये वाला रीजन आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ये वाला। और इसमें बस आप इतने ही लगा लो। तो यहाँ पे मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का पानी मिलता है बट नॉट दैट मच, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का पानी आपको सिर्फ इन स्टेट्स में ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया भी हमने ख़त्म कर। इसी के साथ हमारा जो क्लाइमेट वाला टॉपिक है ये भी हमने कंप्लीट कर लिया, यानी क्लाइमेट जो है आपका फिनिश, ठीक है। एक कोपेंस क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट होती है, ये होती है, ये भी इसका भी एक दो क्वेश्चन बनते हैं, बट मैं ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको आपकी डिस्कशन यहीं पे एंड करूँगा क्योंकि टाइम लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। क्लाइमेट हमने इसीलिए जल्दी ख़त्म कर लिया क्योंकि अगर रोक देते बीच में, ब्रेक ले लेते, शायद आप वो लेक्चर अगला पार्ट देखते कि नहीं देखते, क्योंकि आधे आधे घंटे के 2 पार्ट आराम से बनते हैं। लेकिन मैंने प्रेफर किया आपको एक ही लेक्चर में ख़त्म करूँ, इसलिए देखो यार, अगर आप को इतनी मेहनत लगती है इन लेक्चर्स को बनाने के लिए, इनको हैंड रिटन नोट्स मैंने आपको बनाया, इतनी डायग्राम्स बनाई है, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से रिवाइज़ करो यार, बस आपसे यही बोलता हूँ। एग्ज़ाम क्रैक करो और मुझे लिख देना कि भाई एग्ज़ाम क्रैक हो गया, आपने जो मेहनत कराई हमें वो मतलब उसका फल मिल गया, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।